नमस्कार, मैं संदीप भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप भी अकेडमी में द वर्ल्ड ऑफ सोशल साइंस। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 न्यायपालिका के अंतिम बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। और ये टॉपिक इस चैप्टर का अंतिम बिंदु है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक में जैसे साफ साफ लिखा है, और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करता हूँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बच्चों, दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि लिखा है कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। बात देखना ध्यान से, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो इसका उत्तर यदि मैं बोलूं हाँ, यस, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये गलत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पहुंच अदालत तक आज के वर्तमान दौर में साफ है। क्यों? क्योंकि ये नागरिकों का अधिकार है। यदि नागरिकों को लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकते हैं। तो सिद्धांत में लिखा है कि अब सिद्धांत भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। किससे न्याय मांग रहा है? अदालत के माध्यम। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। मैंने आपसे बात करके न्यायालय हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। और किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सभी सेवाओं के लिए उपलब्ध है। लेकिन वास्तव में, अब बात आती है, वास्तव में क्या गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है? ध्यान से मेरी बात देखो, मान सकते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग, एक तो रिच पीपल है, एक मीडियम है, मिडल क्लास, और एक लोअर है। ठीक है। तो जहां तक बात करते हैं रिच और मिडिल पर्सन की, वो कोर्ट में इजीली बात कर सकते हैं। रिच पीपल का पैसा ज्यादा है, वो अपने वकील हायर कर सकते हैं। पढ़े लिखे भी हैं, मध्य वर्ग के लोग भी कुछ पढ़े लिखे हैं और कुछ है पैसा जिसे वकील हायर कर सकते हैं। लेकिन लोअर जो क्लास के लोग हैं, वो एक तो ना ही वो रिच है, ना ही उनके पास पैसा, ना ही वो एजुकेटेड, ना ही वो पढ़े लिखे लोग, ना ही उनके पास मनी है और ना ही एजुकेशन है। ना ही एजुकेशन है, ना ही मनी है उनके पास। तो इस कंडीशन में क्या वो लोग जा सकते हैं? भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कायदे से यदि हम सिद्धांत की बात करते हैं, मूल की बात करते हैं, तो हर किसी नागरिक के लिए कोर्ट उपलब्ध है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो। लेकिन हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, बहुत प्रैक्टिकली बात करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे मैं, कि जब तक आपके पास पैसा नहीं है, तो केस लड़ने के लिए भी आपको पैसा चाहिए और साथ में थोड़ा बहुत ज्ञान भी चाहिए। वकील करोगे तो पैसा होना चाहिए, पैसे से वकील कर लोगे, लड़ाई लड़ लोगे। ठीक है। तो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रक्रिया है, इनसे गुजरना पड़ता है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और गरीब नहीं चाहता कि वो इतना टाइम वेस्ट करे। वो कहते हैं टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ठीक है। तो ये बात है, मैंने कहा कि कोर्ट का दरवाजा हर कोई खटखटा सकता है, हर कोई व्यक्ति जा सकता है, गरीब अमीर जात पात इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे गरीब जो लोग हैं वो अधिकतर कोर्ट के चक्कर लगाने से बचते हैं, क्योंकि एक दिन में फैसला नहीं होता है, समय लगता है, और समय में पैसा बर्बाद होता है और समय भी लगता है और ये सारी चीजें जाती हैं। तो देखिए, ये कहता है कि कानूनी प्रक्रिया में ना केवल काफी पैसा और कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि इसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूर से चलता है।
तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल से होती है, ये ध्यान रखना, मैंने बता दिया पहले आपको, ठीक है। तो ऐसे में वो व्यक्ति तो वैसे ही नहीं जा सकता, क्योंकि भाई वो यदि समय बर्बाद करेगा तो दिहाड़ी कहाँ से लाएगा, तो दिहाड़ी नहीं लाएगा तो घर नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था जारी की जिसे जनहित याचिका के नाम से जानते हैं, इसे PIL के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, PIL, पी जिसे कहते हैं। इसमें क्या करा गया, इस व्यवस्था इसमें क्या करा, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि न्याय ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, स्थापित हो, उसका प्रयास करते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कोई भी संस्था, जैसे भी अपने लक्ष्मण बनाम उसके सुधा के केस में देखा, एक संस्था ने केस करा सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। तो यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। एक चीज बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना कि कोई भी केस हो, ठीक है, याचिका हो, आप उसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं कि आपको एक फीस के पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, पहले जिला न्यायालय जाओ, फिर उच्च न्यायालय जाओ, फिर सर्वोच्च न्यायालय जाओ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। कहता है कि अब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के नाम पर भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि इसमें मैं बता देता हूँ कि कोई संस्था भी कर सकती है, इसके माध्यम से आपको सरकारी वकील मिलता है। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी तरफ से सरकार आपको वकील मुहैया कराएगी, आपकी तरफ से जो सरकारी वकील होते हैं वो केस लड़ेंगे, ठीक है। इस तरह में ये वो कंडीशन रहती है। जिनके पास पैसा नहीं, भाई वकील करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं तो सरकार कहेगी उस व्यक्ति को वकील मुहैया कराती है ताकि वो उसका केस भी लड़ा जा सके, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखने की कि अब सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई है। दाईं और दिए गए चित्रों को देखो, नीचे दिए गए विवरण को पढ़ो। के बाद चित्र दिखाए जा रहे हैं, चित्र दिखाया गया तो बस राजस्थान और उड़ीसा में, उड़ीसा की बात है, राजस्थान और उड़ीसा में है। अगर तो राजस्थान में तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी 2001 में, ठीक है, अशोक गहलोत उसके मुख्यमंत्री थे। तो उस समय क्या पड़ा कि वहाँ पर सूखा पड़ गया और उससे वजह लाखों लोग के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया। लेकिन सरकारी गोदाम कहते पूरे भरे हुए थे, अचानक भरे थे, लेकिन वो कहाँ जा रहे थे, चूहों की भेंट चढ़ रहे थे, चूहे खा रहे थे, कुतर रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए ध्यान देना कि एक संस्था है जिसका नाम है पार्टी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। इसने क्या करा, एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में क्या करा, जनहित याचिका दायर कर दी और याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है और राज्य की दलील को भी गलत साबित कर दिया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे और तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उसको सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का काम है, सबको भोजन प्रदान करना किसका दायित्व, राज्य का दायित्व है। लिहाजा क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन प्रदान कराए, उपलब्ध कराए और बच्चों के स्कूल के दोपहर भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। ये सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने ये सारी कंडीशन रखी सामने और ये 2001 का केस आप देख सकते हैं, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती है आप लोगों को ताकि आप लोग इसे पढ़ें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। यही एक तरह से हमारा
उदाहरण बनते हैं, एग्जाम्पल है, इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर सवाल यहाँ से भी आते हैं। क्या अधिकार आएगा इसमें से, आप नोटिस नहीं किया होगा, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा मेन मुद्दा है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान देना, हाईलाइट कर, यहाँ देखना कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के मौलिक अधिकार, देखो साफ साफ पर भोजन का अधिकार भी शामिल है। ये जो लाइन है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है कि जीवन का मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा आर्टिकल 21 में। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता था कि मैंने कहा था कि आप कोई भी केस डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। तो वो आर्टिकल कौन सा है, वो कौन सा आर्टिकल है जिसके जरिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला दायर, अपना केस दायर करा सकते हैं? बताइए, किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। आर्टिकल यहाँ 21 जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 32 में यह अधिकार दे रखा है कि आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील या याचिका दायर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो आपने देखा आर्टिकल 32 में आप डायरेक्ट कहीं भी जाकर आप अपना डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में केस या याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि जैसे यहाँ लिखा है कि आम आदमी, जो कह रहा है कि आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। नॉर्मल आदमी की बात करते हैं। कह रहा है अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा कि अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। तो अदालत ने क्या करा, राज्य को आदेश दिया कि दोपहर के मध्याह्न भोजन, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। जैसे कौन सा उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कह रहा है कि देखो भाई, कुछ फैसले ऐसे तो कई बार अदालत जो फैसले कई लोगों के लिए नुकसानदायक लगते होते हैं, मानते लोग कैसे हो सकते हैं, उदाहरण के नजरिए से समझते हैं, नुकसानदेह मानते। उदाहरण क्या है कि गरीबों के आवास अधिकारों जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्ती झुग्गी झोंपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। कैसे कि हाल के फैसले में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठी की तरह देखा जा रहा है, कि जो भी हाल के जो फैसले हैं कि झुग्गी वासी हैं उनको शहर में घुसपैठियों के रूप में देखा जा रहा है। तो इसमें बात की गई है कि भाई आप क्या कदम उठाएंगे। आप अदालत ने भी पेश कर दिया कि भाई ठीक है, झुग्गी झोपड़ी हटाओ, इन्हें कोई झुग्गी झोपड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम में मुकदमा हुआ। ये सारा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ या फिर बहुत बड़ा लाइन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इससे मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जरूर पढ़िए। इसमें झुग्गियों के बारे में दे रखा है कि मैं थोड़ा मोटा मोटा पढ़ देता हूँ कि इसमें हुआ कि फैसले में आजीविका के आधार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए जो पढ़ना पड़ेंगे। इन्हें पढ़ने में पता चलता है कि न्यायाधीश ने जीवन के अधिकारों की आजीविका के अधिकार के किस तरह जोड़ा। अनुच्छेद 21 में आपको पता है जीवन का अधिकार है। ठीक है, जीवन का अधिकार शामिल है अनुच्छेद 21 में। कि याद दायर बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखना ही नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा। इसका मतलब यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया मृत्युदंड देने उसे लागू करने के अलावा किसी तरीके से किसी की जान नहीं दी जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है कि इस अधिकार का इतना महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन के साधन यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं है। इसका मतलब रोजगार तो देना ही पड़ेगा भाई, आपको कुछ भी करना। किसी व्यक्ति को पटरी झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये एक ऐसी बात है जिससे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में आधुनिक अनुभाविक साक्ष्य से सिद्ध हो जाता है कि याचिका कर्ता झुग्गी पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधे में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह आसपास किसी पटरिया झुग्गी में रहने
लगाते हैं, पटरी पर लगाते हैं, इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गी से हटा दिया जाए तो उनके रोजगार भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को जान लेंगे, अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित। आप समझ रहे, झुग्गी झोंपड़ी वाले भी समझ रहे, आप कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हम उन लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं जो आपको लगता है फैसला अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन के अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। आगे चलते हैं। तो कह रहे कि जबकि पहले वाले फैसलों, जैसे कि आपने अभी पढ़ा ओमेगा टेनिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे दायर फैसले की झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो न्याय क्या है कि आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई अदालत कई साल लगा देती है और इसी देरी को ध्यान में रखते हुए सरकार अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कोई इंसाफ के कत्ल से आप क्या समझते हैं, आप लिख सकते हैं इंसाफ में देरी से मतलब है। ठीक है, देखो भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे समझ लीजिए क्या है कि ये जो दे रखा है कि भारत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पे जिक्र नहीं है, ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीश होते हैं जिसमें एक प्रमुख होता है। ये 7 जजों की बेंच होती है, ठीक है, उसमें से एक प्रमुख होता है जो आज में डी वाई चंद्रचूड़ है आपके। ठीक है, तो हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं। ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत पद कितने हैं, 34 है, और कार्य कितने, 34 से बराबर एक भी नहीं है। ठीक है, और उच्च न्यायालय, ये उच्चतम न्यायालय है और ये उच्च न्यायालय है। डबल उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय क्या है, उच्चतम न्यायालय का अर्थ है कि 34 संख्या है हमारे टोटल जो न्यायाधीश हैं उसमें टोटल संख्या है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीशों के साथ 7 लोग जुड़े पड़े, यानी कि ये सर्वोच्च न्यायालय ही है। सॉरी, ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही है, और उच्च न्यायालय राज्य वाला है। तो इसमें एक स्वीकृत पद 1079 है, लेकिन भरे हुए कितने 655, अभी 424 अभी भी खाली है। और जिला और अन्य न्यायालयों में 22,644 पद हैं, लेकिन कार्य कितने 70,509 और 5,135 अभी भी खाली पड़े हैं, जो कि भरने की जरूरत ये रिपोर्ट सकती है। तो और खाए 1 नंबर 2 की स्थिति की बात कर रहा है। ठीक है, तो चित्र में दिखाए, चित्र को पढ़ने से पहले मैं क्या बात करूँ इसमें आगे देख लेते हैं कि कह रहा है कि इस चित्र में 22 में मारे गए हासिमपुरा में 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं, और यह परिवार 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलम्ब हुआ उसके कारण सितंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसमें प्रोविजनल अम्बड कॉन्स्टेबलरी पीएफसी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 में केवल 3 गवाहों पर बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहरा। 24 में 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में लिया गया। तो ये तो कि तरह की इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं कहा जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। ये कार्य ध्यान रख लेना इसका, और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायिक पालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो और जो हमारे देश के लोकतांत्रिक बुनियादी पहलू है। अब आपसे ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि न्यायाधीशों की कमी से मुकदमा करने वालों को न्याय मिलने में होने वाली प्रभाव की चर्चा करें। भाई जब न्यायाधीशों की कमी होगी तो जाहिर सी बात है केस भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, और आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो अंतिम था कि क्या हर किसी नागरिक तक अदालत की पहुँच है, जा सकता है नहीं जा सकता, ये सारी चीज़ें चर्चा कर रखी है। और यहाँ पे अंत में आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि कार्य न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका और विधायिका पर शक्तियों पर अंकुश लगाती है ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके। ठीक है, गरीबों की तो देख रेख करती है और आम लोगों के अधिकारों पर भी सुरक्षा करती है, साथ में कार्यपालिका न्याय विधायिका के शक्तियों पर भी नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, चलो जब तक के लिए आपको मैं आशा ये करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और यदि कोई क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पे बने रहिए संदीप भैया अकेडमी में। उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं।